सबसे पहले लिखा हुआ है रिस्पेक्ट एवरी सब्जेक्ट बट बायोलॉजी अ बिट मोर। सर आप अपनी सब्जेक्ट की तरफ थोड़े से झुके हुए हो, शायद तभी आप ये बात कह रहे हो। नहीं मेरे भाई, ये जो बात है बहुत ही फैक्चुअल बात है, आराम से इस बात की गहराई में जाओ, है ना। आपको हर सब्जेक्ट की इज्जत करनी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है, जूलॉजी भी पढ़नी है, लेकिन ये जो बॉटनी जूलॉजी वाला पार्ट है, पहली बात, इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जो आपने अपनी मर्जी से चुना है आफ्टर 10th, दैट वाज बायोलॉजी। या तो आपने मैथ के डर से बायोलॉजी चुनी, या आपको बायोलॉजी से प्यार था इसीलिए आपने बायोलॉजी चुनी, लेकिन द ओनली सब्जेक्ट दैट यू चोज फॉर योरसेल्फ इज बायोलॉजी। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको मुफ्त मिले हैं। तो अब मेरे दोस्त, ये जो बायोलॉजी है, जो टेक्निकली आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको बेहतर करना ही चाहिए। यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सीधे साधे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आप उन्हें बना सकते हो बहुत ही आसानी से। भाई फिजिक्स में अगर कोई टफ क्वेश्चन आया तो कोई गारंटी नहीं है कि आप उसे बना पाएंगे, लेकिन बायोलॉजी में टफ से टफ सवाल भी आया तो भी देयर इज अ चांस, देयर इज अ श्योरिटी कि आप पेपर सॉल्व कर पाए। अगर पेपर हार्ड आता है, जैसे कि इस बार नीट 2025 का पेपर काफी हार्ड आया, इट वाज एक्सट्रीमली हार्ड एंड एक्सट्रीमली लेंथी, यहां पर जो बच्चा बायोलॉजी में 360 नंबर स्कोर कर लेता और केमिस्ट्री फिजिक्स में 100 नंबर भी ले आता, उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाता। इसका मतलब अगर आप पहले 360 नंबर सिक्योर करके साइड में रख देते हो, गिव फुल टाइम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भाई टारगेट तो हमारा 720 नंबर होना चाहिए, टारगेट तो हमारा एम्स दिल्ली होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट तो कंफर्म कर लें। डायरेक्टली ही एम्स दिल्ली पे थोड़ी कूद जाएंगे, धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह कोशिश करें कि बायोलॉजी में आपका नंबर ना कटे। मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, मिनिमम अगर हार्ड पेपर आता है, दिस शुड बी योर मिनिमम टारगेट। कितना सर? मिनिमम टारगेट शुड बी 350 मार्क्स। इससे कम तो बायोलॉजी में आने ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है इससे कम बायोलॉजी में आ नहीं सकते, आने नहीं चाहिए। इस तरीके से हम तैयारी करेंगे कि ये नंबर आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, और आपका आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए? मिनिमम टारगेट तो 350, जब आप एक आधी गलती कर दे, जो कि हो सकती है, मैनुअल एरर है, किसी से भी हो सकता है, चाहते हुए ना चाहते हुए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका आइडियल टारगेट जो है ये कितना होना चाहिए? 360 मार्क्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि 360 मार्क्स की लड़ाई है ये बायोलॉजी में, और ओवरऑल 700 प्लस मार्क्स की लड़ाई है इन द कंप्लीट नीट पेपर। लेकिन ओवरऑल वी विल मेक श्योर कि हमारा किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग क्रिएट ना हो। इस बात को हमें डे 1 से ही मान के चलना है। हम लोगों को एग्जाम में 3 चीजें मैनेज करनी है, इन 3 चीजों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब से पहले के नीट के पेपर आपने देखे होंगे, 2019 का पेपर देखा होगा, 20 का पेपर देखा होगा, 21-22 का पेपर देखा होगा, 23 का पेपर देखा होगा, आपने 2025 का यानी रीसेंट पेपर भी जरूर देखा होगा। आपको एक चीज पता लग गई होगी कि अब आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अब आप नॉर्मली अगर ये अप्रोच लेकर जाएंगे कि मैं बायोलॉजी 1 घंटे में कर दूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे अगर पेपर लेंदी होता है। तो आप कब कर पाएंगे बायोलॉजी 1 घंटे के अंदर क्रैक? जब आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत सॉलिड होगी। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्यूरेसी के साथ मार्क करने पड़ेंगे आंसर्स इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। यानी इन 2 चीजों के ऊपर आपको काम करना है। पहली चीज कि हम कम टाइम में जवाब दे पाए किसी भी सवाल का, और दूसरी चीज कि हम कम टाइम में सही जवाब दे पाए। ऐसा नहीं है 1 सेकंड में जवाब दे दिया और वो जवाब ही गलत था, कोई फायदा नहीं है। कम टाइम में जवाब दें, मिनिमम पॉसिबल टाइम में जवाब दें। अगर एक क्वेश्चन बाकी कोई बच्चा 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है, उस सवाल को हम लोग 45 से 50 सेकंड में सॉल्व करें, लेकिन सही सॉल्व करें, नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना बढ़े। यह हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम टाइम मैनेजमेंट पे काम करें। यह मैं आपका करवा दूंगा। अभी मैं यकीन में क्वेश्चंस लेकर जा रहा हूं, यानी ड्रॉपर्स बैच में क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। अभी मैं अर्जुना यानी 11th क्लास के बैच में क्वेश्चंस लेके जा रहा हूं। वहां के बच्चे आपको कमेंट करके बता देंगे कि मैं 15-15 स्टेटमेंट्स लंबे क्वेश्चंस उनको सॉल्व करा रहा हूं ऑन एवरी क्लास। 15-15 स्टेटमेंट्स लंबे सवाल, यानी एक सवाल जिसको सॉल्व करने में आइडियली 2 से 2.5 मिनट लगता है, इतने लंबे लंबे सवालों की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, और वो सवाल भी बच्चे 1 मिनट में कर ले जाते हैं। उससे बड़ा सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी नीट में कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो एक सवाल 1 पेज का सवाल है। एक सवाल करने में पूरा का पूरा पेज भर जाता है। इतने बड़े बड़े सवाल जो है स्टूडेंट्स को कराए जा रहे हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट बूस्ट हो जाएगी, और आपको इतने सारे सवाल कराए जाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती चली जाएगी। तीसरी चीज जिस पे आपको काम करना है, दैट इज द सप्लीमेंटेशन।
ये मैं हर बच्चे को कहता हूं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर आपको गौर करना है। ये सप्लीमेंटेशन क्या होती है, समझ लीजिए आपने मेरे लेक्चर देखे, लेक्चर देखने के बाद आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करी और टेस्ट सीरीज में कोई न्यूमेरिकल आ गया या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई जो आपके नोट्स में नहीं थी, जो कि आप ऐड कर सकते हैं, तो आप उस स्टेटमेंट को अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन टेक्निक, यानी ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इन नोट्स वाया क्वेश्चंस। आपकी जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का कंटेंट पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आपको कोई नए नए क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन मिल रही हो। इस नई इंफॉर्मेशन को आप अपने नोट्स में डाल लीजिए, आपके नोट्स टाइम के साथ और स्ट्रांग होते जाएंगे और बेहतर होते जाएंगे। इसे हम सप्लीमेंटेशन टेक्निक कहते हैं। और सर ये जो आपके नोट्स हैं ये कौन सी एनसीईआरटी से बनेंगे, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, पुरानी एनसीईआरटी को टाटा बाय बाय कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। कल को कोई सवाल अगर आप गलत करते हो, है ना, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। आप वही ऑप्शन मार्क करेंगे जो नई एनसीईआरटी में गिवन है, ना कि ओल्ड एनसीईआरटी में। तो नई एनसीईआरटी आपको लेनी है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसको आप लोग क्या कर दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए। नई एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है, या ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो नई एनसीईआरटी का कंटेंट उसमें सप्लीमेंट करते रहना है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो आप पीडीएफ के थ्रू सप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपको करना है। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनके ऊपर आपको काम करना है। भैया काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगी, आप सही क्वेश्चन मार्क करना सीख जाएंगे, यानी आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। और कोई नई चीज हमें मिलेगी तो हम उसे एनसीईआरटी में या अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लेंगे। ये मैं आपको आज करके दिखा दूंगा तीनों की तीनों चीज, तो आपको आइडिया लग जाएगा।